हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय सिंधु एवं वैदिक सभ्यता की तुलना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बिना समय गवाए हम इस विषय को प्रारंभ करें। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। दोनों सभ्यताओं का कालक्रम अलग अलग है। जहां एक और सिंधु सभ्यता लगभग 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है, वहीं वैदिक सभ्यता जो है वो लगभग 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के बीच की सभ्यता मानी जाती है। इन दोनों सभ्यताओं में कई मौलिक समानताएं भी हैं और कई मौलिक असमानताएं भी हैं। हम इन्हीं समानताओं और असमानताओं के आधार पर दोनों सभ्यताओं की तुलना करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस विषय को। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे टाइटल से, सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता की में तुलना, इसे हमने दो भागों में स्प्लिट किया है। एक है इसकी समानताएं यानी दोनों सभ्यताओं में क्या समानताएं हैं जो देखने को मिलती है, और दूसरी है हमारी असमानताएं, अर्थात दोनों सभ्यताओं में हमें क्या क्या असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम कृषि की, तो कृषि के क्षेत्र में हम देखते हैं कि दोनों सभ्यताओं के लोगों को कृषि का काफी अच्छा ज्ञान था और इन्हें विशेषकर गेहूं, जौ की खेती करने आती थी। यानी वैदिक सभ्यता की बात करें चाहे सिंधु सभ्यता की बात करें, दोनों को गेहूं और जौ का ज्ञान था, साथ ही साथ उन्हें कपास की खेती का भी ज्ञान था। ठीक है, तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण समानताएं हैं। दूसरा है हमारा पशुपालन। पशुपालन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि दोनों सभ्यताओं के लोगों को भैंस, बकरी, कुत्ते आदि से ये लोग परिचित थे, और इसके अलावा सिंधु सभ्यतावासी कुबड़ वाला बैल से परिचित थे। ठीक है, जबकि अगर हम वैदिक आर्यों की बात करें तो वो गाय से परिचित थे। तो पशुपालन में बेसिकली ये समानताएं देखने को मिलती हैं कि दोनों भैंस, बकरी, कुत्ते आदि से परिचित तो थे ही, लेकिन एक और जहां सिंधुवासी के बारे में कहा जाता है कि वो कुबड़ वाले बैल से परिचित थे, और दूसरी ओर वैदिक आर्यों के बारे में माना जाता है कि वे गाय से परिचित थे। लेकिन अगर हम गाय और बैल की तुलना करें तो हम पाते हैं कि दोनों एक ही वंश से संबंधित है, गाय हो चाहे बैल हो। इससे इन दोनों में समानताएं स्थापित की जा सकती है। अब हम इनके तीसरे जो समानताएं हैं भोजन, तो भोजन में हम देखते हैं कि सिंधुवासी हो चाहे वैदिक आर्य हो, दोनों शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही भोजन पसंद करते थे। इसके अलावा अगर हम इनके विस्तार की बात करें तो हम देखते हैं कि दोनों सभ्यताओं का विस्तार या उद्भव जो है सिंधु एवं सरस्वती के अपवाह क्षेत्र के आसपास पे हुआ। ठीक है, इसके बाद हम अगर उत्खनन की बात करें समानताओं में, तो दोनों सभ्यता के लोगों को ताम्र धातु का ज्ञान था। इसके अलावा ये लोग चित्रित मृदभांड इनके पास से उत्खनन में हमें प्राप्त हुए हैं। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बने पात्र जो चित्रित थे। तो चित्रित मृदभांडों से हमें उस काल की संस्कृति को समझने में काफी अच्छा ज्ञान मिलता है, और साथ ही साथ दोनों ताम्र धातु से परिचित थे। और इसका जो छठा पॉइंट है वो है धर्म। तो धर्म जब दोनों की समानताओं को देखें तो दोनों पुरुष और नारी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। एक और अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो जो एक हड़प्पा स्थल है, वहां से शिव योगी की एक उत्खनन से मिली है, जहां से यह ज्ञात होता है कि शिव की वो पूजा करते थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में हम देखते हैं कि रुद्रपूषण नाम के एक देवता होते थे, और दोनों लगभग एक समान देवता, दोनों का अर्थ शिव ही होता है। तो ये दोनों एक तरह की समानताएं हम देख सकते हैं। जहां हड़प्पा में शिव योगी के नाम से पूजा की जाती थी, वहीं वैदिक साहित्य में रुद्रपूषण नाम के देवता की पूजा की जाती थी। दोनों मूल रूप से एक ही ईश्वर यानी शिव होते थे। उसके साथ साथ अगर हम कालीबंगा और लोथल का जिक्र करें तो यहाँ से हमें अनेक यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ये जो यज्ञ और वेदिकाएं हैं, और साथ ही साथ बलि दृश्य उत्कीर्णित मोहरें मिली हैं, इनको देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर यज्ञों का प्रचलन था। साथ ही साथ बलि के दृश्य से उत्कीर्णित मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, अर्थात वहां
बलि भी प्रचलित होगा। उसी प्रकार से अगर हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमें वैदिक यज्ञ की परंपरा वहां देखने को मिलती है, साथ ही साथ बलि एवं यज्ञों का प्रचलन वहां पर प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कुछ समानताएं हैं जो कि सिंधुवासी और वैदिक साहित्य दोनों में देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं इसकी असमानताओं की ओर। ठीक है, तो असमानताओं में हम सबसे पहले काल से इसका स्टार्ट करते हैं। तो जहां हम पाते हैं कि सिंधु सभ्यता का काल 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच का काल माना गया है। वहीं वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल माना गया है। ये दोनों की एक मेजर डिफरेंस है काल के हिसाब से, जहां सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से काफी पुरानी सभ्यता है। अगर स्वरूप की बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो स्वरूप है वो एक प्रकार का नगरीय स्वरूप को दर्शाता है, जबकि वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता का वहां पे प्रमाण दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था पे ध्यान देंगे तो जहां हम सिंधु सभ्यता के विषय में देखते हैं कि ये उद्योग व्यवसाय केंद्रित था, वहीं वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो कृषि और पशुपालन व्यवस्था पर आश्रित व्यवस्था थी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता उद्योग और व्यवसायों पर आधारित, जबकि वैदिक सभ्यता कृषि एवं पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था पर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और वैदिक सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक, यहाँ गणतंत्र के माध्यम से शासन संचालित किए जाते थे, जबकि वैदिक सभ्यता में राजतंत्रात्मक व्यवस्था शासन में अस्तित्व में थी। वहीं दूसरी ओर अगर राजनीति में हम बात करें तो सिंधु सभ्यता से हमें किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, जिससे हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता में शांति और सुव्यवस्था कायम होगी। जबकि वैदिक सभ्यता की बात करें तो यहाँ अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों एवं विद्रोहों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो है यहाँ युद्ध और वहां पे अस्त्र शस्त्र हमें प्राप्त हुए हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे समाज को। तो सिंधु घाटी समाज जो था, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज पूरी तरह से मातृ सत्तात्मक समाज माना जाता है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि सिंधु सभ्यता की खुदाई में जितने भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, अधिकांश अवशेष जो है मातृदेवी यानी नारी की प्रतिमाएं मिली हैं और उससे संबंधित वहां पर अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक था। इसके अलावा ये लोग संयुक्त परिवार एवं वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। ये उनकी एक विशेषता है कि वे संयुक्त परिवार प्रथा से अपरिचित थे और साथ ही साथ वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी ओर अगर हम वैदिक आर्यों की सभ्यताओं को देखें तो इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में भी प्रचलन में है। इसके अलावा वे संयुक्त परिवार में विश्वास करते थे और वर्णाश्रम व्यवस्था में भी इनकी आस्था थी, जो उनके वैदिक साहित्यों के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है। तो इनकी समाज में मूलभूत यही विशेषताएं थी। अब हम इसके धर्म के बारे में वर्णन करेंगे। तो जहां एक और हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यतावासी जो थे वो मूर्ति पूजक थे। ठीक है, वो मूर्ति की पूजा करते थे। इनके मातृदेवी, शिव, पशुपति, वृक्ष और इसके अलावा ये प्रकृति की भी पूजा करते थे। कुबड़ वाला बैल इनकी पूजा करते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि यहाँ मातृदेवी की अधिकांश पूजा की जाती थी। इसके अलावा ये पशुपति, वृक्ष, प्रकृति एवं कुबड़ वाले बैल की आराधना किया करते थे। लेकिन वैदिक साहित्य के विषय में माना गया है कि इनकी करीब कुल 33 देवताएं थे, देवी देवता थे, और ये विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे। साथ ही साथ ये गाय को विशेष रूप से पूजते थे। गाय को अगन्या भी कहा गया है वैदिक साहित्य में, जैसा आपको पता होगा, और गाय जो था यहाँ विशेष रूप से पूजनीय थी। तो ये मूल रूप से ये दो अंतर देखने को मिलता है। और एक अन्य में हमने डाला है कि सिंधु सभ्यता जो थी उनमें अश्व यानी घोड़ों से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता उत्तर
सैंडल सभ्यता में हमें अश्व के प्रमाण अवश्य मिले हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर हम देखें तो सिंधु सभ्यता के काल में अश्व अर्थात घोड़ों का ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता के विषय में माना जाता है कि अश्वों पर केंद्रित अर्थव्यवस्था, अश्वों पर केंद्रित व्यवस्था थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधुवासी अश्वों का ज्ञान नहीं रखते थे, जबकि वैदिक साहित्य में हमें अश्वों पर आधारित व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण समानताएं और कुछ महत्वपूर्ण असमानताएं हमने एक एक करके देखी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहां सिंधु सभ्यता कुछ क्षेत्रों में समानताएं रखती है, वही कुछ क्षेत्रों में असमानताएं भी रखती है, जहां उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं में काफी अंतर देखने को मिलता है। वहीं इनकी कृषि, पशुपालन, भोजन, विस्तार, उत्खनन और धर्म के क्षेत्र में अनेक समानताएं भी देखने को मिलती है। इन्हीं समानताओं और असमानताओं के बल पर हम इनकी तुलना करते हैं और निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही। हम अगले क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।